नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोगों को अब RSCIT के 3 चैप्टर यानी 3 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। इसी कड़ी में आज हम अध्याय नंबर 4 की बात करेंगे। अध्याय नंबर 4 में जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं या जो हम पढ़ रहे हैं, ये इस बुक का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय का शुरुआत मानी जाती है। आप जितने भी लगभग एग्जाम देते हैं उन सभी एग्जाम में इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मेरा समझाना, मेरा बताना, मेरा बोलना आपको ये है प्यारे विद्यार्थियों कि जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारे एग्जाम में बनते हैं अलग अलग प्रकार से, क्योंकि इस इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के बिना कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि जो RSCIT की तैयारी कर रहे हैं, पहली बार कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, कुछ मेरा जो सेक्शन है लाभदायक उन लोगों के लिए बनता जाएगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे हम सीखेंगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा, तो आपको जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आप आसानी से हल कर पाओगे। दूसरी बात, इन क्लासेस के बाद क्वेश्चन आंसर की क्लासेस भी रहेगी, इनके बाद प्रैक्टिकल क्लासेस भी रहेगी जो हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एजुकेशन पे उपलब्ध रहेगी, और जो पेड कोर्स हमारा किसी भी चीज़ का रहेगा वो हमारी एकलव्य कंप्यूटर की एप्लीकेशन पर उपलब्ध रहेगा। उन सभी के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए मिल जाएंगे। कमेंट करके भी आप उन लिंक हमसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ के साथ मेरे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करके आप कोई भी समस्या जो आपको पूछी जा रही है उसका आप निवारण कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले इस इंटरनेट शब्द का जो मतलब है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इस इंटरनेट शब्द का मतलब क्या है पहले वो समझते हैं, इसके बाद हम ज़्यादा अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं सेक्शन की आज। देखो, अगर मैं इंटरनेट से पहले एक और शब्द आपको समझाने की कोशिश करूं जिसे मैं बोलता हूं नेटवर्क। क्या बोलता हूं? नेटवर्क। फिर आपको कुछ वर्ड ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। नेटवर्क का मतलब होता है जैसे हम दो व्यक्ति हैं, मित्रता रखते हैं, तो कभी हमें किसी भी प्रकार की समस्या हो तो एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं। क्या दो ही व्यक्ति मित्र हो सकते हैं या फिर 2 से अधिक भी हो सकते हैं? 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 15, 20, 30, 40, 50, 100 लोगों का ग्रुप भी हो सकता है। तो मेरा आपको यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है, छोटा सा सवाल है, छोटी सी बात है कि हम अगर बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं जो आपस में पैसे का लेन देन, व्यक्तिगत सहायता, गाड़ी व्हीकल की सहायता, कोई उनके पास अगर कंटेंट उपलब्ध है तो उसकी सहायता करते हैं, ऐसे ही 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़कर 2 से अधिक कितने 2 या 2 से अधिक क्या आपस में जुड़कर कंप्यूटर आपस में जुड़कर 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं मित्रों? 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़कर बनाते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, नेटवर्क में क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? जनरली नेटवर्क में एक होता है जिसे हम बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर, और बहुत सारे इस नेटवर्क में होते हैं क्लाइंट कंप्यूटर। कौन से होते हैं? क्लाइंट। कोई भी इंफॉर्मेशन सर्वर से क्लाइंट पर आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से सर्वर पर जाती है। सर्वर से क्लाइंट पर आना कंप्यूटर की भाषा में कहलाता है डाउनलोडिंग। क्या कहलाता है? डाउनलोडिंग कहलाता है। और क्लाइंट से सर्वर पर जाना कंप्यूटर की भाषा में कहलाता है अपलोडिंग। 2 वर्ड हो गए, पहला डाउनलोडिंग, दूसरा कौन सा? अपलोडिंग। देखो, नेटवर्क में एक मुख्य कंप्यूटर होता है जो बाकी सभी कंप्यूटर को सर्विसेज देता है, उसे हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। सर्वर कंप्यूटर से कोई भी सूचना क्लाइंट कंप्यूटर पर लाना डाउनलोडिंग कहलाता है, और क्लाइंट कंप्यूटर से कोई भी सूचनाएं सर्वर कंप्यूटर पे लेकर जाना अपलोडिंग कहलाता है। और 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। इस नेटवर्क का उद्देश्य क्या होता है? उस नेटवर्क का उद्देश्य होता है, सबसे पहला शब्द जो लिख रहा हूं, शेयरिंग करना। इसीलिए हम इस नेटवर्क का यूज करते हैं। शेयरिंग के साथ में अगर बात करूं, इस नेटवर्क का उद्देश्य क्या होता है? संचार करना, कम्युनिकेशन करना, संप्रेषण
करना। दोस्तों शेयरिंग के अंदर बात करें तो ये आपस में हार्डवेयर को भी शेयर करते हैं और सॉफ्टवेयर को भी शेयर करते हैं। हार्डवेयर को कैसे शेयर करते हैं मैं बताता हूं। सपोज करो आपके पास एक लैब में, एक ऑफिस में, एक बैंक में 5 कंप्यूटर लगे हैं, तो क्या हम वहां पर 5 कंप्यूटर के लिए 5 प्रिंटर खरीदते हैं कि एक ही प्रिंटर से काम चलाते हैं? हम एक ही प्रिंटर से काम चलाते हैं। इसका मतलब वो हार्डवेयर शेयर कर रहा है। दूसरा मुझे बताओ कि हम क्या उन 5 कंप्यूटर के लिए 5 इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं? क्या हम उन 5 कंप्यूटर के लिए 5 सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं क्या? तो दोस्तों आप उन 5 इंटरनेट कंप्यूटर के लिए 5 इंटरनेट कनेक्शन नहीं लेते हो, एक ही कनेक्शन लेते हो, तो उसकी वायरिंग के थ्रू वो इंटरनेट कनेक्शन को भी शेयर करता है। तो इस प्रकार के काम के लिए हम नेटवर्क का यूज करते हैं। नेटवर्क में एक वर्ड है जिसे हम आज सीखेंगे, उस वर्ड का नाम है इंटरनेट। देखो इंटरनेट भी एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, नेटवर्क होता है, और जिसका सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इंटरनेट एक प्रकार का पब्लिक नेटवर्क होता है, जिसे कहीं भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं भी के साथ में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ भाई, आप कौन सी जाति के हैं, कौन से प्रदेश के हैं, कौन सी जगह के हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेट का इस्तेमाल हर कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकता है। तो दोस्तों एक पब्लिक नेटवर्क होता है इंटरनेट, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आप लोगों को प्राप्त हो जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, समझाने वाली बात बता रहा हूं, पूछने वाली बात बोलूंगा कि जो इंटरनेट होता है उस पर हर प्रकार की जानकारी मिल जाती है। हर प्रकार की जानकारी का मतलब कोई भी जानकारी आपको किसी से संबंधित चाहिए तो आपको मिल जाएगी, इसलिए इसे सूचनाओं का राजपथ कहा जाता है। दोस्तों इंटरनेट की शुरुआत 1969 में जहां पर हुई थी, जिस जगह पर हुई थी वो जगह थी अमेरिका, और इसका नाम था एर्पानेट। किस नाम से शुरुआत हुई थी दोस्तों? एर्पानेट के नाम से, यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। एर्पानेट के नाम से अमेरिका में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। इसे बोलते थे एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी एर्पानेट। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी दोस्तों 15 अगस्त 1995 में, और शुरुआत करने वाली कंपनी का नाम था बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, और इसकी शुरुआत भारत के मुंबई में और एक पोस्ट ऑफिस या डाकघर से की गई। तो दुनिया में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका में हुई थी। किस नाम से हुई थी? एर्पानेट के नाम से हुई थी, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और भारत में सबसे पहले कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में। अच्छा, कहां पर? मुंबई के पोस्ट ऑफिस या डाकघर में। शुरुआत करने वाली कंपनी का नाम क्या था? विदेश संचार निगम लिमिटेड, यानी बीएसएनएल द्वारा इसकी शुरुआत की गई। यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है। और दोस्तों धीरे धीरे ये आदत में आ जाएगा बिना किसी का मुंह देखे पढ़ना। मुझे थोड़ा सा अभी चौथा चैप्टर चल रहा है, चौथी क्लास चल रही है, जिसमें मैं ये सेक्शन ले रहा हूं। धीरे धीरे मैं भी इसमें हैबिचुअल हो जाऊंगा और आपको अच्छे से चीजें समझाने लग जाऊंगा। चलिए, इसके बाद अगर बात करें इंटरनेट का जनक, तो विंटन सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। किसकी बात कर रहा हूं? विंटन सर्फ की। एक और नाम बता रहा हूं, www, नाम सुना होगा, जिसे हम बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। इसकी शुरुआत करने वाले वैज्ञानिक का नाम था टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक कहा जाता है, और इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंटन सर्फ को कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, इन टिम बर्नर्स-ली ने ही एक और प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका नाम है HTML,
HTML का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक भी कौन थे? टिम बर्नर्स ली थे। दोस्तों HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जनरल एग्जाम में HTML का फुल फॉर्म आप लोगों से पूछा जाता है। आप अगर HTML की बात करो, आप वर्ल्ड वाइड वेब की बात करो, टिम बर्नर्स ली की बात करो, तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हमने इंटरनेट के बारे में आप लोगों को दिया। चलिए अब इस बुक के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू कर दोगे। ठीक है आगे बढ़ रहे हैं। एक ब्लैंक पेज में ऐड कर रखा है ताकि अब मैं थोड़ा समझाऊं। देखो पहले मैं इसी पे सब कुछ करता था, फिर धीरे धीरे मुझे पता चला कि एक ब्लैंक पेज और ऐड कर लो जिससे इनको दिक्कतें कम आए, उस पर लिख दो। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप क्वालिटी को कम ज़्यादा कर सकते हो। भाई मैं जो आपको कंटेंट उपलब्ध कर रहा हूँ इसका PDF का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप वहाँ से PDF भी ले लोगे। अभी धीरे धीरे अपन कुछ चीज़ों में इंप्रूवमेंट करते जाएंगे। इंटरनेट क्या है? व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट सूचनाओं का सुपर हाईवे के नाम से प्रसिद्ध है, अपन ने बात की थी, जिसके जरिए आप लेटेस्ट फाइनेंशियल न्यूज, लाइब्रेरी कैटलॉग ब्राउज कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आप लाइव, आप पॉलिटिकल डिबेट में शामिल हो सकते हैं, आप फैक्स कर सकते हैं, आप टेलीफोन कर सकते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर सूचनाएं ट्रांसफर कर सकते हैं। सब इंटरनेट के माध्यम से संभव है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मोबाइल में इंटरनेट खत्म हो जाता है 1.5 GB, तो तकलीफ जिन लोगों ने उठाई है वो सब जानते हैं, क्योंकि भैया जियो वाला 1.5 GB देता है, उसी में से अपन को लगभग मेरे हिसाब से 600 MB यूज करने देता है। जिनके पास महंगे वाले फोन है ना 8-8 GB रैम के, वो तो आधे घंटे में 1.5 GB को खत्म ही कर देते हैं। फिर वो वाईफाई हो तो काम चलता है, वरना तो कुछ नहीं है। तो बिना इंटरनेट के जीवन इस समय कुछ भी नहीं है। इंटरनेट एक कंप्यूटर नेटवर्क है जो विभिन्न प्रकार की इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, जिसमें स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ये सवाल आता है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कौन सा है। तो दोस्तों अगर ये प्रश्न किसी एग्जाम में पूछा जाए तो आप बताएंगे TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, इसके आगे एक और प्रोटोकॉल जुड़ता है IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। यानी कहने का मतलब हुआ कि हमारे कम्युनिकेशन या संचार के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं उस स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का नाम है प्यारे विद्यार्थियों TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें जुड़े हुए कंप्यूटर विभिन्न एजेंसियों से संबंधित होते हैं, जैसे भाई सरकार का हो सकता है, विश्वविद्यालय का हो सकता है, किसी कंपनी का हो सकता है। अधिकांश इंटरनेट सेवाएं क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करती है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि एक नेटवर्क में एक सर्वर होता है और एक से ज्यादा क्या हो जाते हैं, क्लाइंट। जो हमें इंटरनेट की सर्विस देता है उसे हम ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक होता है वेब सर्वर, एक होता है यूजर और एक इंटरनेट कनेक्शन होता है, जो चित्र में हमें दिखा रखा है। देखो दोस्तों, एक सर्वर कंप्यूटर है सपोज करते ये, तो इससे बहुत सारे क्लाइंट कंप्यूटर जुड़े हैं जो आपस में एक दूसरे को सर्विस देते हैं। किसी एक क्लाइंट कंप्यूटर के खराब होने पर पूरे नेटवर्क पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर सर्वर कंप्यूटर काम करना बंद कर दे तो आपका पूरा नेटवर्क जाम हो जाता है, यानी पूरा नेटवर्क ही काम करना बंद कर देता है। मित्रों, दोस्तों, जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद के मुताबिक मैं उन चीजों को समझा पा रहा हूं। धीरे धीरे हम इस कम्युनिकेशन को और स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, क्योंकि इंटरनेट के बिना आप अब इस कोरोना काल में पढ़ भी नहीं सकते। दोस्तों, इंटरनेट को आप कैसे एक्सेस करेंगे अब सभी लोग जानते हैं। जब आपने एक बार कंप्यूटर सेटअप कर लिया है तो आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहेंगे, ईमेल भेज सकते हैं, ईमेल प्राप्त कर सकते हैं, और ये क्या कह दिया दिल की बात, मूवी देख सकते हैं। दोस्तों, इस समय आप इस कोरोना काल में साउथ की मूवी देख रहे हैं, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि बॉलीवुड मूवी आप परिवार के साथ देख सकते हैं, ऐसे ही बन ही नहीं रही है। साउथ की फिल्मों में डायलॉग, लड़ाई और स्टोरी शानदार होती है। अभी लगभग मूवीज डब्ड हो रही है, यानी साउथ मूवी की कॉपी बनाकर बॉलीवुड अपना रोजगार चला रहा है।
इंटरनेट सेवा के लिए हमें एक कनेक्शन पाना हो तो एक तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत पड़ेगी और साथ में हमें एक मोडेम की आवश्यकता होगी। मोडेम हमारे कंप्यूटर में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का काम करता है। पिछले किसी चैप्टर में मोडेम के बारे में हमने बात की थी। ऐसे जो सिग्नल चलते हैं वो एनालॉग होते हैं, ऐसे जो सिग्नल रहते हैं वो सिग्नल कौन से होते हैं, डिजिटल। कंप्यूटर कौन से सिग्नल समझता है, डिजिटल। मोडेम कौन से सिग्नल को लेता है, डिजिटल और एनालॉग को लेता है। इसका दोनों प्रकार का काम होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना। ये दोनों के दोनों काम हमारा मोडेम करता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करें किसकी, ISP, फुल फॉर्म आपने देख लिया होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP की हम बात करें तो बिना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के हम कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस नहीं करते। ये हमें कनेक्शन उपलब्ध कराता है। ISP इंटरनेट सेवा प्रदाता एक संगठन है जो इंटरनेट का उपयोग करने और उसकी सेवा प्रदान करने की हम लोगों को फैसिलिटी देता है, सुविधा देता है। कहने का मतलब है जैसे कॉमर्शियल हो गया, नॉन कॉमर्शियल हो गया, प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट, स्वामित्व वाली संस्था है और इंटरनेट सेवाओं में इंटरनेट एक्सेस करने, इंटरनेट ट्रांजिट करने, डोमेन रजिस्टर करने, वेब होस्टिंग, साथ के साथ हम कहें यूजनेट सेवा सर्विस आदि चीजों को शामिल किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारे बीच में और इस इंटरनेट के बीच में एक ISP जुड़ा होता है, जैसे एयरटेल हो गया, BSNL हो गया, या हम कहें जियो हो गया। ये हमें सर्विस देते हैं, तो इसलिए इन कंपनियों को हम ISP यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के नाम से जानते हैं। मित्रों, अगर हम जैसे आगे बढ़ेंगे, जो बात हम समझने की कोशिश करेंगे, उसी कड़ी में अब अपने आप को हम लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, आज के इस सेक्शन में, आज की इस क्लास में हम इस चौथे चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इसी का अगला पॉइंट है मोडेम। देखो, बहुत प्रकार के मोडेम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले हमें मोडेम रखना होता था जो वाईफाई का काम नहीं करता था, तो उसके लिए अलग से हम लोगों को एक राउटर लेना पड़ता था। ये अलग से उसके लिए हमें एक मशीन लानी पड़ती थी, एक सिग्नल लेना पड़ता था जो उसका काम करता था। दोस्तों, पहले कंप्यूटर के साथ में इस प्रकार का टिपिकल मोडेम इस्तेमाल में किया जाता था। ये आपका एक्सटर्नल मोडेम है। कौन सा मोडेम है? एक्सटर्नल, जो बाहर की ओर रखा जाता है। ऐसा जो मोडेम आता है ये CPU के अंदर लगा होता है। इसे इंटरनल या आंतरिक मोडेम के नाम से जानते हैं। टेलीफोन लाइन को और हमारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो केबल कनेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, याद रखना, उस केबल कनेक्टर को RJ45 केबल कनेक्टर कहा जाता है। मोडेम के बारे में हम क्या समझना चाह रहे थे, ये बात याद रखना। ऐसे जो सिग्नल चलते हैं वो एनालॉग होते हैं, ऐसे जो चलते हैं उन सिग्नल को हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ये क्या काम करता है भैया? एनालॉग को किस में बदलता है? डिजिटल में। और एनालॉग को किस में बदलता है? डिजिटल में। और डिजिटल को किस में बदलता है? एनालॉग में। यानी मोडेम का काम क्या होता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना। ये काम करता है प्यारे विद्यार्थियों आपका अपना मोडेम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसे मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। अब कई लोग सवाल करते हैं जिसका निश्चित रूप से कोई यूनिवर्सल जवाब नहीं है। एनालॉग को डिजिटल में बदलना मॉड्यूलेशन कहलाता है, डिजिटल को एनालॉग में बदलना डीमॉड्यूलेशन कहलाता है। ये बात ठीक है। अगर मोडेम में हम कहें कि 0-1 इनपुट करेंगे, फिर ABC आउटपुट देगा। अगर आपकी ये प्रोसेस मॉड्यूलेशन है तो इसका उल्टा डीमॉड्यूलेशन होता है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि ABC को 0-1 में बदलना मॉड्यूलेशन है या डीमॉड्यूलेशन है। आप तो मॉड्यूलेशन अगले से पूछो, उससे रिवर्स जो होगा आपका दोस्तों वो होगा डीमॉड्यूलेशन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, आगे बढ़ सकता हूं? बिल्कुल बढ़ जाइए, कोई समस्या नहीं है। और समस्याएं नहीं होगी अगर आप चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करोगे तो। प्यारे विद्यार्थियों, इसी कड़ी में हम अपने आप का जो सेक्शन है उसे आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए वापस वहीं चलते हैं।
ये मॉडेम का काम मैंने बता दिया आपको। इंटरनल मॉडेम जो होता है वो आपका जो मदरबोर्ड है उसके अंदर लगा, मदरबोर्ड के साथ सीपीयू के अंदर लगा होता है। आंतरिक मॉडेम दो प्रकार के होते हैं, एक तो डायल-अप वाला होता है, एक कौन सा होता है, वाईफाई वाला होता है। डायल-अप वाले में एक नंबर डायल होता है जिसके थ्रू आपका कनेक्ट होता है, और जो वाईफाई वाला होता है वो बिना लॉगिन कार्ड के ऑटोमेटिक कंप्यूटर से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। बाहरी मॉडेम इंस्टॉल करने के लिए सबसे सरलतम मॉडेम का प्रकार है टेलीफोन लाइन। मॉडेम के पीछे पैनल का एक सॉकेट प्लग होता है, देखो ये वाला, इसके अंदर पिन लग जाती है। एक तो जो आपका नेटवर्क का डेटा आता है उसका इन लग जाता है, दूसरा आउट लग जाता है, और भी हम उसके साथ दो तीन चीजें जोड़ सकते हैं। एक है पीसी मॉडेम कार्ड या पीसी कार्ड मॉडेम। ये मॉडेम पोर्टेबल कंप्यूटर के लिए बनाया गया है। ये क्रेडिट कार्ड के आकार के होते हैं और नोटबुक और हैंड हेल्ड कंप्यूटर या पीसी कार्ड स्लॉट में फिट बैठते हैं। जब मॉडेम की जरूरत नहीं होती तब इन्हें हटा भी सकते हैं। यह आकार में छोटे और इंटरनल और एक्सटर्नल मॉडेम का एक कॉम्बिनेशन की तरह काम करते हैं। ये टेलीफोन के अलावा किसी और केबल की आवश्यकता नहीं होती है। ये कार्ड कंप्यूटर द्वारा संचालित होते हैं। अच्छा, अगर हम इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें तो सबसे पुराना जो इंटरनेट कनेक्टिविटी का सिस्टम था उस सिस्टम को हम डायल-अप कनेक्शन कहते थे। कौन सा कनेक्शन कहते थे दोस्तों? ये कौन से कनेक्शन के नाम से जानते हैं? उसे हम डायल-अप कनेक्शन के नाम से जानते हैं। यहां पर कुछ और समझने वाली बात मैं करता हूं। देखो, वर्ल्ड वाइड वेब या ईमेल करने के लिए या इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए कुछ कनेक्शन की सेवाएं होती है। अगर आपको पुरानी फिल्में आपने देखी हो या एक्सचेंज गांव में होती थी जिसमें एक ऑपरेटर बैठा होता था, उसके पास पहले एक कॉल आता था, फिर वो क्या करता है, एक पिन निकाल के जिसका फोन होता उसी में लगा देता। इस तरह वो इस्तेमाल किया जाता था। गांव में एक ही टेलीफोन होता था, किसी का भी कॉल आता उसी पर आता। मस्जिद में हमारे गांव में अनाउंस करना होता था कि उसके घर से, मतलब उसके कहीं से कॉल आया तो वहां की बात कर लो, ठीक है। तो एक्सचेंज में बैठा एक व्यक्ति इधर से उधर उन लाइनों को ट्रांसफर करता था। अब यहां पर समझाने वाली बात या बताने वाली बात क्या हो गई, सुनो। एक नंबर डायल होकर कनेक्ट होता था, ठीक है, और वेब सर्फिंग खत्म कर चुके इसे डिस्कनेक्ट कर देते थे। अब सबसे ज्यादा और सबसे तेज गति वाला जो नेटवर्क है उसे हम कौन से नेटवर्क के नाम से जानते हैं? ब्रॉडबैंड। यानी हम ब्रॉडबैंड सेवा का इस समय इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे तेज गति से काम करने वाली सेवा है। प्यारे विद्यार्थियों मित्रों, इस ब्रॉडबैंड में भी हम आजकल कौन सा ब्रॉडबैंड यूज करते हैं? फाइबर वाला इस्तेमाल करते हैं। पहले हम जो नॉर्मल केबल वाला यूज करते थे, अब हम फाइबर वाला इस्तेमाल करते हैं। मैं जिस इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा हूं वो लगभग 150 Mbps की स्पीड पर काम कर रहा है, और भी आप लीज लाइन कनेक्शन लेकर उनकी स्पीड को कम या ज्यादा करवा सकते हैं, ठीक है मेरी बात। तो ब्रॉडबैंड इस समय सबसे प्रचलित नेटवर्क है। अगर आपसे पूछे कि सबसे तेज गति वाला नेटवर्क कौन सा है तो आप ब्रॉडबैंड का नाम ले दो। सबसे धीमी गति वाला नेटवर्क कौन सा है तो आप उसके लिए डायल-अप का नाम ले दो, ठीक है। अब देखो, एक और प्रकार का नेटवर्क है जिसे हम वाईफाई नेटवर्क के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कई एग्जाम में, RSCIT के एग्जाम में भी, अपने पेपर में भी वाईफाई का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो जब आपसे वाईफाई का फुल फॉर्म पूछा जाए तो आप सीधा सीधा बताएंगे कि वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के हेतु एक तकनीक होती है जिसके द्वारा हम इसमें डिवाइस कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, इसमें स्मार्टफोन कनेक्ट हो जाता है, डिजिटल कैमरा हो जाता है, डिजिटल ऑडियो प्लेयर हो जाता है, आधुनिक प्रिंटर भी हो जाते हैं। उसके अलावा आप अपने घर में जो स्मार्ट टीवी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी हो जाता है, और जो इंटरेक्टिव पैनल जिससे हम आपको तैयारी कराते हैं वो भी हो जाता है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग हेतु एक तकनीक है जिससे हम उपकरणों, डिवाइसों को रेडियो फ्रीक्वेंसी के माध्यम से कनेक्ट करते हैं या इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो तरंगे होती है वो कौन सी होती है? रेडियो वेव तरंगे होती है।
दूसरी बात अगर मैं कहूं, ये आपका फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। फिजिकल कनेक्शन का मतलब होता है तार के माध्यम से जुड़ना, और एक होता है लॉजिकल कनेक्शन यानी अनगाइडेड मीडिया, जिसमें आप वायरलेस कनेक्टिविटी से एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम तक जोड़ते हैं। कई वाईफाई जो कनेक्शन है उसकी लगभग 20 मीटर 60 फीट तक की हॉटस्पॉट की रेंज होती है। कई जो वायरलेस कनेक्शन है वो लगभग अब किलोमीटर 2 किलोमीटर तक भी काम करते हैं। एक और नेटवर्क हम लोग यूज करते थे जिसका नाम है DSL, जिसे बोलते हैं डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। फुल फॉर्म याद रखना, एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन का प्रयोग करती है। इसे डायल अप कनेक्शन से अधिक तेज बनाया, लेकिन ये ब्रॉडबैंड से धीमा होता है। ठीक है। अगला केबल सेवा, टीवी केबल, इंटरनेट केबल, या हम कहें आजकल तो टाटा स्काई वाली केबल के माध्यम से ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। और या हम कहें जो टीवी सेवा होती है वो भी एक प्रकार की इंटरनेट सेवा ही है। छतरी लगी होती है छत पे, वो सैटेलाइट के माध्यम से डेटा लेती है और आपको रिट्रीव करके दे देती है। अगला पॉइंट अगर हम कहें कि सैटेलाइट, देखो पहले हम पढ़ रहे थे कि डायल अप करके कनेक्शन होता था, फिर हमने देखा कि सबसे तेज वाला जो हम अभी यूज कर रहे हैं वो ब्रॉडबैंड वाला होता है। फिर हमने कहा कि एक DSL कनेक्शन भी होता है जो डायल अप से तेज होता है और ब्रॉडबैंड से धीमा होता है। एक केबल कनेक्शन का भी हम इस्तेमाल करते हैं टीवी वगैरह देखने के लिए। अब एक सैटेलाइट की बात करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, A पॉइंट से B पॉइंट पर डेटा जाता है और C पॉइंट से D पॉइंट पे डेटा जाता है। अगर आप डेटा को अपलोड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अपलोड। दूसरा क्या होता है? डाउनलोड। दोनों का मतलब थोड़ी देर पहले बताया था। अपलोड की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है और डाउनलोड की स्पीड हमेशा क्या होती है? कम होती है। इसका कारण क्या होता है मैं बता रहा हूं आपको, कि हम अगर अपने कंप्यूटर से कहीं डेटा अपलोड कर रहे हैं तो पर्टिकुलर सर्वर से ही जाता है, लेकिन अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो हम थर्ड पार्टी सर्वर का यूज करके भी डेटा डाउनलोड करते हैं। इसलिए डाउनलोड की स्पीड हमेशा थोड़ी कम होती है। सैटेलाइट यानी उपग्रह के माध्यम से हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं, उसे सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्शन का नाम से जानते हैं। एक मोबाइल इंटरनेट सेवा में 3G था पहले, फिर 4G हुआ, अब धीरे धीरे भारत में 5G नेटवर्क की भी ट्राई चल रही है। आप इसे वाईफाई कनेक्शन की जरूरत नहीं होती है, इसे किसी प्रकार के सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। आपके मोबाइल और कंप्यूटर में GSM और CDM में जो सिम होती है उनके थ्रू ही आपका इंटरनेट मोबाइल में कनेक्ट होता है। तो ये हमने कुछ इंटरनेट कनेक्शन के प्रकार देखे। एक मोबाइल हो सकता है, एक सैटेलाइट हो सकता है, केबल हो सकता है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो सकता, वाईफाई हो सकता है, ब्रॉडबैंड हो सकता है और डायल अप कनेक्शन भी हो सकता है। दोस्तों अभी थोड़े दिन पहले मैं कोरोना पॉजिटिव आ गया था, अब स्वस्थ हूँ, आप लोगों के सामने ये क्लासेस लेकर उपलब्ध हूँ। और दोस्तों घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी और अपने परिवार का ध्यान रखिए। इस समय आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो घर में बैठकर जितने काम कर सकते हैं वो कीजिए। अभी पैसे, अभी कैरियर, अभी कुछ नहीं है, अब केवल जान बचाने की चिंता है। अभी सेकंड फेज चल रहा है, लगभग दौसा में, डूंगरपुर में कुछ जगह, या डीडवाना, जयपुर कुछ जगह थर्ड जो वेव है उसकी भी एंट्री हो चुकी है कोरोना की। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहिए और साथ में कमेंट करके हम लोगों को बताते रहिए कि क्या इम्प्रूवमेंट हम इस सेक्शन में क्लास दर क्लास कर सकते हैं। अब बात करते हैं, एक देखा था हमने इंटरनेट आपका पब्लिक नेटवर्क होता है। क्या होता है? पब्लिक। और इंट्रानेट जो होता है वो एक प्रकार का कौन सा नेटवर्क होता है दोस्तों? प्राइवेट नेटवर्क होता है। यानी इंट्रानेट इंटरनेट की सीरीज का ही उपयोग करता है, लेकिन वो आपको बाहर डेटा एक्सेस करने की परमिशन नहीं देता है। जैसे एक बैंक है, कोई IT कंपनी है, वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके अपने जो कर्मचारी है उनको, या बैंक में जो बैठे लोग हैं उनको ही वो पर्टिकुलर इंटरनेट इस्तेमाल करने की अनुमति देती है। वहां पर सिक्योरिटी के रूप में फायरवॉल सिस्टम का उपयोग किया जाता है, जो अनऑथराइज एक्सेस को बंद कर देता है, पर्टिकुलर साइट को ब्लॉक कर देता है। यानी फायरवॉल एक सिक्योरिटी गार्ड या सुरक्षा देने वाले की तरह काम
करता है। अब मैं आपको थोड़ी सी चीज समझाऊं। एक पीएनबी बैंक का मैनेजर है, तो अपने मोबाइल में तो यूट्यूब भी चला सकता है, गूगल भी खोल सकता है, अपना लॉगिन कर सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, वो 5 बजे बैंक बंद होने के बाद कोई ट्रांजैक्शन करके नहीं दे सकता, क्योंकि बैंक का जो सर्वर है वो फायरवॉल के थ्रू 5 बजे बाद या 6 बजे बाद या 10 बजे बाद बंद हो जाता है। क्या वो बैंक टाइम पर घर बैठ के भी किसी के खाते से पैसे इधर उधर कर सकता है? क्या नहीं कर सकता, क्योंकि जो पर्टिकुलर नेटवर्क उसे दिया गया है, पर्टिकुलर आईटी सिस्टम उसे दिया गया है, वो उसी की थ्रू डेटा ट्रांसमिट कर सकता है, उसी के थ्रू डेटा को इधर से उधर भेज सकता है, वरना वो उस डेटा को इधर से उधर नहीं भेज सकता, उसके पास उसकी परमिशन नहीं होती है। आगे बढ़ रहा हूं, बात करता हूं इंटरनेट बनाम इंट्रानेट। ये कह रहा है इंटरनेट एक ग्लोबल होता है भाई, वर्ल्ड वाइड होता है, अभी बताया मैंने। और इंट्रानेट क्या होता है? एक प्रकार का प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंट्रानेट जो होता है दोस्तों, वो इंटरनेट के प्रोटोकॉल का यूज करता है, फायरवॉल के थ्रू अनऑथराइज साइट को ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी बड़ी बातें इसके अंदर लिख रखी है। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें इस नेटवर्क के बारे में हमें बता रखी है। इंटरनेट ग्लोबल चलता है। अच्छा, अगर एक और वर्ड हम देखें एक्स्ट्रानेट, तो 2 या 3 इंट्रानेट मिलकर एक्स्ट्रानेट का निर्माण करते हैं, जो फायरवॉल के थ्रू बाकी सब चीजों को मैनेज करते हैं। या हम कह दें कि इंट्रानेट को और इंटरनेट को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रानेट की आवश्यकता होती है। ठीक है मेरी बात? थोड़ा सा डेटा एक्सचेंज, कम्युनिकेशन, ऐसा सब कुछ रहता है। अब हमें कहा है कि एक वेबसाइट को हम कैसे ओपन करेंगे, एक वेबसाइट को कैसे खोलेंगे। तो दोस्तों, वेबसाइट को खोलने के लिए हम वर्ल्ड वाइड वेब www एक सोर्स मैकेनिज्म है जिसका उपयोग करते हैं। और वेबसाइट खोलने या चलाने के लिए हमें एक चीज की आवश्यकता होती है, जिसे हम कहते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर। और साथ में कहूं कि वेब ब्राउजर एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो आपको किसी वेबसाइट खोलने की परमिशन देता है, या उसमें हम वेबसाइट खोल सकते हैं। कुछ लिखा हुआ है, थोड़ा पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन स्पेस है, जहां डॉक्यूमेंट, वेब रिसोर्सेज और यूआरएल के द्वारा पहचाना जाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बताओगे यूआरएल का पूरा नाम? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लिख लीजिए, दिक्कत नहीं रहेगी। ये डॉक्यूमेंट और वेब रिसोर्सेज के बीच में हाइपर टेक्स्ट द्वारा आपस में या हाइपर लिंक द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का इस्तेमाल कर अरबों लाखों लोग इंटरेक्ट करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। जिस पेज से इंटरेक्ट होते हैं, जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसे वेब पेज कहा जाता है। और बहुत सारे वेब पेज मिलकर वेबसाइट बनाते हैं। वेब पेज पर टेक्स्ट कंटेंट हो सकता है, इमेज हो सकता है, वीडियो हो सकता है, मल्टीमीडिया हो सकती है, नेविगेशन फीचर हो सकता है, हाइपरलिंक भी हो सकता है। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है? देखो, मैं गूगल खोलता हूं, यहां पर एक बार क्या खोलता हूं? गूगल खोल रहा हूं। देखो, क्लिक किया, गूगल पे गया, गूगल मेरे सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैं गूगल ओपन किया, कुछ सर्च करके बताता हूं। यहां जाकर मैंने सर्च किया प्रभात वालिया और क्या दबाया? एंटर। जैसे ही मैंने ये एंटर कराया, देखो यहां पर क्या लिखा है? B2C कंप्यूटर फ्लिपकार्ट, नीचे देखो प्रभात वालिया हाउस, फिर एकलव्य कंप्यूटर बाय प्रभात सर। ये मेरे जो कंटेंट है, मैं जो चीजें इस्तेमाल में कर रहा हूं, वो यहाँ पर दिखाता है। बाय BTC कंप्यूटर फॉर राजस्थान पुलिस एंड पटवार। ये जो चीजें मेरी कंटेंट, देखो यहाँ पर जो मेरे वीडियोज हैं वो दिखा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब वो आप जिसे भी क्लिक करोगे, जैसे इस पे क्लिक करोगे तो एक क्या बना हुआ आ गया? देखो यहाँ पर हाथ का निशान आ गया। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये फ्लिपकार्ट पर जो बुक है, एडिशन है, वो आपको दिखा देगा। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो मैप दिखाएगा आपको और उसके घर जाने की डायरेक्शन बताएगा, कहाँ आप जाना चाहते हो वो आपको बता देगा। तो मेरा समझाना, मेरा बताना क्या हुआ कि आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो इस तरह हम हाइपरलिंक का इस्तेमाल करके इंटरनेट का यूज करते हैं। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो समान नहीं है। इंटरनेट हार्डवेयर के भाग के रूप में कहा जाता है,
तो कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिकल, वायरलेस कनेक्शन के माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ने का एक नेटवर्क संग्रह है, जबकि वर्ल्ड वाइड वेब एक सॉफ्टवेयर के रूप में कहा जाता है। यह एक वेब पेज का संग्रह है जो हाइपरलिंक URL के माध्यम से जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं में एक है, जैसे ईमेल हो गया, जैसे चैटिंग हो गया, जैसे ब्लॉग हो गए और फाइल ट्रांसफर इंटरनेट सेवाओं के उदाहरण है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं वेबसाइट की। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि वेब पेज, जब भी हम किसी वेबसाइट या जब भी किसी ब्राउजर को ओपन करते हैं जो सामने दिख रहा है उसे वेब पेज कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये एक वेब पेज है जो ओपन कर रखा है। अगर कोई वेबसाइट का नाम दे रखा हो, जैसे मान लो कोई भी अपन क्लिक करेंगे, गूगल खोला और गूगल पे हमने फ्लिपकार्ट खोल दिया, तो फ्लिपकार्ट एक प्रकार की वेबसाइट है। जो सामने दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। ठीक है मेरी बात। इसमें देखो बहुत सारी चीजें अलग अलग हम लोगों को दिखा रहा है, जिस पे भी क्लिक करोगे ऑप्शन दिखा रहा है, तो इसे हम वेब पेज के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वेबसाइट। अगर वेबसाइट का नाम हम देखें तो 2 से ज्यादा वेब पेज मिलकर वेबसाइट बनाते हैं। कोई वेब कॉमर्शियल वेबसाइट बना सकता है। आप अगर जनरल सी बात करो, समझने वाली बात करो, तो आपने इंस्टीट्यूट की, आप ई-कॉमर्स के लिए कैसे भी अपनी वेबसाइट बना सकते हो, जो अलग अलग कंपनियां बना कर देती है, अलग अलग वेबसाइट के पैसे लिए जाते हैं। और वेबसाइट बनाने के लिए जनरली जो लैंग्वेज काम आती है उसे हम HTML के नाम से जानते हैं, या उसे हम PHP के नाम से जानते हैं, या उसे हम ASP के नाम से जानते हैं, या .NET के नाम से जानते हैं। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेबसाइट बनाई जाती है। HTML का पूरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। PHP का क्या नाम होता है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, और इसे पर्सनल होम पेज के नाम से भी जाना जाता है। ASP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्टिव सर्वर पेज। .NET होती है। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेबसाइट बनाने के काम आती है उन्हें हम स्क्रिप्टिंग भाषा के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और समझने वाली बात करते हैं। 2 प्रकार की वेबसाइट हम देखते हैं, एक तो स्टैटिक वेबसाइट होती है और दूसरी कौन सी होती है, डायनेमिक वेबसाइट होती है। स्टैटिक वेबसाइट पर जानकारियां स्थिर होती है और यूजर इंटरेक्शन की अनुमति नहीं दी जाती है, जबकि डायनेमिक साइट पर वेब 2.0 समुदाय का हिस्सा होती है, जिसमें स्लाइड ओनर फॉलोअर्स के बीच में संवाद की अनुमति देता है। चैटिंग भी हो सकती है उसके माध्यम से, पेमेंट भी हो सकता है। ठीक है, ये सारा काम उनके माध्यम से किया जाता है। अब जनरल सी बात करें, एक वेबसाइट जो होता है उसका एड्रेस होता है। उस एड्रेस को हम किस नाम से जानते हैं, URL के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, URL। थोड़ी देर पहले बताया था URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स और लोकेटर। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यहां तक बात समझ आई। अब देखो नीचे हमें क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आमतौर पर एक वेब पते के रूप में जाना जाता है। अब कोई पूछे किसी वेबसाइट के एड्रेस को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप कहेंगे उसे हम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। अगर मैं ये कहूं कि जो ये केवल वेबसाइट का नाम है google.com, इसे हम कहते हैं URN। क्या कहते हैं, URN। यूनिफॉर्म का यूनिफॉर्म होता है, रिसोर्स का रिसोर्स होता है, जो N होता है इसे कहते हैं हम नेम। क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसोर्स नेम के नाम से जानते हैं। आ गई बात समझ में। ये एक वेबसाइट का एड्रेस है। इसमें जो ये वाला पोर्शन है इसे हम प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, और यहां पर जो लिखा हुआ है कलर की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा,
वो लिखा है http:// HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या नाम होता है? HTTP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों विद्यार्थियों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है मेरी बात, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो वेबसाइट के एड्रेस के आगे .com लिखा होता है उसे बोलते हैं हम टॉप लेवल डोमेन। अलग अलग प्रकार के ये डोमेन होते हैं जो यहाँ पर हमें दिखा रखे हैं। .com जो होता है उसका हम व्यापारिक या कॉमर्शियल या व्यापार के लिए इस्तेमाल लेते हैं। .edu शिक्षा विश्वविद्यालय में काम आता है। gov सरकार के काम आता है। .net नेटवर्क प्रोवाइडर काम में लेते हैं। org संगठन जो गैर लाभकारी या अन्य संगठन जो होते हैं उनके लिए काम आता है। दोस्तों यहाँ पर एक और हम बात करें .in इंडिया के लिए काम में लिया जाता है। अगर मैं कहूँ .pk तो पाकिस्तान की जो वेबसाइट होती है उनके लिए काम में लिया जाता है। तो ऐसे अलग अलग टॉप लेवल डोमेन बने हैं जहां पर आप वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, डोमेन मिलता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक वेबसाइट है www.facebook.com। अच्छा, facebook.in पर नहीं खुलती है ये, facebook.gov पे नहीं खुलती है, facebook.edu पे नहीं खुलती है। मेरा समझाना और बताना क्या है, इसका डोमेन रजिस्ट्रेशन होता है और जिस जगह आपका डोमेन, जिस साइट पर आपका डोमेन रजिस्टर होगा वहीं पर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। .in पर है तो .in पर इस्तेमाल कर पाओगे और .org पर है तो आप किस पे इस्तेमाल कर पाओगे? .org पर। आप दोनों जगह डोमेन इंसर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसके लिए भुगतान करना पड़ेगा अलग अलग, लेकिन मेरा समझाना या मेरा बताना क्या है कि आप लोग जिस वेबसाइट, जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप उसे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड और है जिसे हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम, मतलब DNS। दोस्तों अगर परिभाषा बताऊं तो मैं कह सकता हूं इंटरनेट पर जो नाम लिखने का तरीका है, एड्रेस लिखने का तरीका है, उसे हम डोमेन नेम सिस्टम के नाम से जानते हैं। प्रोटोकॉल एड्रेस ट्रांसलेट को अनुवाद करने का एक तरीका है। यह डोमेन नाम एक इंटरनेट एड्रेस को याद रखने और सार्थक आसान करने का तरीका है। दोस्तों एक बात बताऊं मैं आपको, जैसे मेरे मोबाइल नंबर है 8955189552, ये मेरे मोबाइल नंबर है। ठीक है, अगर आप मुझे फोन मिलाना चाहते हो तो ये नंबर मिलाने पड़ेंगे। आपने गलती से इसकी जगह पर 3 लगा दिया या इसकी जगह पर 1 लगा दिया, क्या फोन मिल जाएगा क्या? अरे बोलो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। गलत मिलेगा कि सही मिलेगा? गलत मिलेगा कि सही मिलेगा ये हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि बीटेक करने वाले, BCA करने वाले विद्यार्थियों को पता है कि गलत मिलता है कैसे, क्योंकि इंजीनियरिंग वाले तो ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। दोस्तों मैं आपको कहना और समझाना ये चाह रहा हूँ कि आप अगर ऐसे कोई नंबर मिलाते हैं और बैठे बैठे नंबर मिलाते रहे तो कहीं ना कहीं तो फ़ोन मिल ही जाएगा, किसी न किसी व्यक्ति से तो हमारी बात हो ही जाएगी। तो मेरा समझाना और बताना क्या है, इस प्रकार से पहले लोग फ़ोन मिला लेते थे, ठीक है, नंबर आगे पीछे करके, और कईयों की तो लंबी बातचीत भी चल जाती है, जोड़ियां भी बन जाती है। लेकिन इस नंबर की जगह एक एड्रेस को www.facebook.com लिखा जाता है। अब एक चीज और समझाऊं, यहां पर इस जगह जाकर मैं कुछ ना कुछ लिख रहा हूं, 192.167.3.32 कुछ लिखा है मैंने। देखो कुछ ना कुछ इस पे ओपन होगा, कोई वेबसाइट, कोई एड्रेस, कुछ ना कुछ जो बना है इसके थ्रू वो ओपन हो जाएगा। यानी जो भी एक वेबसाइट होती है उसका एक नंबर एड्रेस होता है, उसे IP एड्रेस कहते हैं हम लोग। लेकिन जो भी वेबसाइट होती है उसका एक कैरेक्टर वाला एड्रेस भी होता है, उस कैरेक्टर वाले एड्रेस को ही हम डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। यहां पर कोई वेब पेज नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा करके देख लेते हैं। अगर एक आधा और कर लेते हैं, सफलता मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। 168.0 हो जाए भाई .1 लिखा मैंने कुछ, ये देखो TP लिंक की जो मेरी वेबसाइट है वो खुल गया। तो इस तरह इनका एक नंबर होता है जिसके थ्रू आप किसी भी वेबसाइट ऐप को खोल भी
सकते हैं। आगे जैसे हम बढ़ेंगे तो थोड़ी और काम की बात करने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा और देखते हैं जो इस चैप्टर में चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग। डोमेन नेम सिस्टम कंप्यूटर सेवाओं या किसी इंटरनेट या किसी निजी नेटवर्क से रिसोर्स कैटेगराइज करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या आसानी से नाम याद करने के लिए लिखा जाता है। जो बात मैंने आपको बताई वो यहां पर आ गई। ये संख्यात्मक आईपी एड्रेस को पते में परिवर्तित करने का एक तरीका है जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर सेवा डिवाइसेस के लिए दुनिया भर में होती है। डोमेन नेम सिस्टम सभी इंटरनेट सेवाओं की सुविधा एक आवश्यक घटक है क्योंकि ये इंटरनेट की प्राइमरी डायरेक्टरी सर्विस है। डोमेन नाम अल्फाबेटिक होते हैं जिन्हें याद करने में आसानी रहती है और इन्हें डॉट्स से क्या किया जाता है दोस्तों, सेपरेट किया जाता है, या मैं कहूं इन्हें डॉट से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं जिससे अपन को धीरे धीरे चीजें क्या हो जाएगी, समझ आनी शुरू हो जाएगी। मैंने वेब ब्राउजर के बारे में बात की थी कि वेब ब्राउजर क्या होता है दोस्तों, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो हमें इंटरनेट चलाने के लिए उपयोग में लेना होता ही होता है। दोस्तों कुछ चीजें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जो आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों अगर मैं बात करूँ, एक दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउजर जिसका नाम है इरवाइस। सवाल पूछा जाता है पेपर में कि दुनिया का प्रथम ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है, तो आप उसका नाम बता देंगे, इरवाइस है। एक और वेब ब्राउजर इसके साथ में इस्तेमाल में लिया जाता था जिसे मोज़ाइक बोलते थे, और भारत का जो सबसे पहला वेब ब्राउजर है उसका नाम है ईपिक। ये कुछ सवाल जनरली पूछे जाते हैं। क्या आप और किसी वेब ब्राउजर का नाम बता सकते हो? तो आप कहोगे सर एक वेब ब्राउजर है जिसे हम कहते हैं गूगल क्रोम। क्या कहते हैं? गूगल क्रोम। दोस्तों गूगल क्रोम तो एक वेब ब्राउजर है लेकिन गूगल वेब ब्राउजर नहीं होता है। गूगल आपका एक प्रकार का क्या होता है दोस्तों, सर्च इंजन होता है। आगे सर्च इंजन के बारे में भी कुछ बातें हम लोगों को दे रखी है। इसके अलावा हम एक मोजिला नामक वेब ब्राउजर का भी इस्तेमाल करते हैं। मोजिला आपका एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजर होता है जो आपको मार्केट में फ्री मिलता है, जिस पर किसी कंपनी या किसी व्यक्ति का स्वामित्व या अधिकार नहीं है। जिस पर किसी व्यक्ति या कंपनी का स्वामित्व या अधिकार नहीं होता उसे हम प्यारे विद्यार्थियों कहते हैं, उसे हम नाम से जानते हैं जिसे ओपन सोर्स एप्लीकेशन के नाम से। दूसरी बात, वेब ब्राउजर का इस्तेमाल हम वेब इमेज डिस्प्ले करने के लिए, वीडियो कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए, कहने का मतलब ये हुआ कि इंटरनेट पर हमें कुछ भी इस्तेमाल करना होता है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। ये वेब ब्राउजर के अलग अलग कुछ एलिमेंट्स बता रहे हैं, वेब ब्राउजर में क्या क्या चीजें या क्या क्या विशेषता होती है वो देख लो। इसमें फॉरवर्ड और बैक का बटन होता है, रिफ्रेश और रीलोड का बटन होता है। दोस्तों ये राजस्थान पुलिस में पूछा गया प्रश्न था। अब देखो दोनों ऑप्शन एक साथ दे दिए, यहां पर रिफ्रेश और रीलोड का मतलब एक ही होता है, तो राजस्थान पुलिस में प्रश्न गलत था कि रिफ्रेश आएगा कि रीलोड आएगा। दोनों एक ही काम करते हैं। एक स्टॉप बटन होता है, एक स्टार्ट बटन होता है, एक होम बटन होता है जो यूजर को मुख्य पेज पर ले जाता है, एक एड्रेस बार होती है जहां पर इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। अच्छा एक और होता है जिसमें पेज की इंफॉर्मेशन या URI लिखा जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर दर्ज करने के काम आती है। एक सर्च इंजन में इनपुट शब्दों के लिए सर्च बार होती है। कुछ वेब ब्राउजर में सर्च बार और एड्रेस बार का विलय यानी कंबाइन भी कर दिया जाता है। अब देखो एक चीज और सिखाता हूं मैं आपको, इसका सवाल पिछली बार उस पेपर में पूछा गया। ये वेब ब्राउजर का फीचर है। देखो यहां पर क्लिक करता हूं मैं, यहां पर न्यू विंडो खोल लो, एक लिखा है न्यू प्राइवेट विंडो। क्या लिखा है? न्यू प्राइवेट विंडो। इस प्राइवेट विंडो का मतलब होता है Ctrl+Shift+N। ये प्राइवेट विंडो रहेगी जो हिस्ट्री में आपको अलग से शो नहीं होगी। इसका एक और नाम था, देखते हैं अगर शो हो जाता है तो। चलिए एक बार क्रोम खोलते हैं, वहां पर शो हो जाता है तो बहुत बेटर है, जिससे हम आपको जो बात बताना चाह रहे हैं, जो शब्द बताना चाह रहे हैं, शायद वो मिल जाए तो ज़्यादा बेटर तरीके से हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर
पाएंगे। खुल जाए, इतनी देर आगे बढ़ते हैं। सर्च इंजन के लिए अलग से शब्द होता है, स्टेटस बार होती है जो पेज की स्थिति, लोड, उन सब के बारे में, जूम, उन सब के बारे में हमें जानकारी देती है। इसमें व्यू अलग अलग होते हैं, आप HTML पेज का भी व्यू कर सकते हैं, नॉर्मल पेज का भी व्यू कर सकते हैं, अलग अलग इसमें जानकारियां होती है। इस पर एक HTML सोर्स दिखाने की क्षमता होती है। प्रमुख वेब ब्राउजर के भीतर एक सर्च इंजन फीड करने की या सर्च इंजन की भी क्षमता होती है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जिस प्रकार से मुझे नाम दिखा रहे हैं उसी प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी बात यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनरल बात हम करेंगे तो समझने वाली बात भी साथ के साथ जुड़ जाएगी। दो सबसे लोकप्रिय वेब ब्राउजर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। आजकल इस इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एज। यानी पहले माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सप्लोरर का इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी, अब इसकी जगह पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एज। मैंने जो ओपन कर रखा है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट एज ही है। देखो यहाँ फीचर अगर दिखा देता है तो, हाँ, इनकॉग्निटो विंडो, ये जो नाम दिख रहा है देख लो आप, INCOGNITO। पूछा जाता है कि प्राइवेट विंडो को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे इनकॉग्निटो विंडो को प्राइवेट विंडो के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान पुलिस के पेपर में पूछा गया प्रश्न था। दोस्तों अगर हम थोड़ी और बातचीत करें जिससे हम चीजें समझ रहे हैं या जो चीजें समझने वाली बन रही है, तो इस तरह के जनरल सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं जो ब्राउजर से संबंधित होते हैं। दोस्तों ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, एक क्लास में तो खत्म होगा नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़ी क्लास कर देंगे तो आपको देखने में समझने में भी प्रॉब्लम आएगी। बस थोड़ा सा इसे ख़त्म करता हूँ, उसके बाद बाकी 10 पेज हम अगले सेक्शन के साथ कर लेंगे। अच्छा, वेब ब्राउजर में देखो ये चीज़ें दिखा रहा है, इसे हम एड्रेस बार कहते हैं, इस पर एड्रेस लिखा जाता है। और यहाँ तक हमने अभी पढ़ लिया वेब ब्राउजर तक। इस सेक्शन में इतनी ही बात करेंगे दोस्तों। अगले सेक्शन में जो प्रोटोकॉल क्या होते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, उनके बारे में भी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चीज़ें आपको समझ आ रही है, तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके हम लोगों को बताएं कि हम क्या और आपके लिए कंटेंट लेकर आ सकते हैं। कौन सी क्लास, कौन सी बुक आपको इस पैटर्न पे पढ़नी है, उसके बारे में भी आप हम लोगों से बात कर सकते हैं। आज के सेक्शन में इतना ही दोस्तों। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आभार।